देखती हूं कि इनका रद्दअमल क्या होता है। उसे मेरे समझाए हुए नजरियात में वजन नजर आने लगा था। अभी नहीं, हमने एक रास्ता मुतय्यन कर लिया है। मेरे कहे बगैर आप उनसे राब्ता नहीं करेंगी। उन दोनों में से किसी का फोन आ जाए तो नरमी से मजीद मोहलत मांग लें ताकि मैं अपनी छानबीन मुकम्मल कर सकूं। ठीक है, मैं आपकी हदायत पर हर्फ बहर्फ अमल करूंगी। वो खुश होगी। आपसे मिलकर मेरे जहन पर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। आप चाहें तो मुझे मिसिज गनी के बजाय मेरे नाम से मुखातिब कर सकते हैं। मुझे नादरा कहते हैं और ये आप जनाब के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। शुक्रिया, मैं खुद भी गुफ्तगू में जरा सी आज़ादी का कायल हूँ। सोच समझ कर बात करनी पड़े तो उलझन होने लगती है, लेकिन तुम मुझे CIA वालों से ज्यादा मुहज्जब पाओगी। वो जोर से हंस पड़ी और मैं बौखलाकर गजाला को पुकार बैठा। वो चाय बनाने के बहाने ऐसी गायब हुई थी कि वापस ही नहीं लौटी थी। उसने किचन की बजाय सुल्तान शाह के कमरे की तरफ से मेरी आवाज का जवाब दिया और फौरन ही सजी सजाई ट्राली ड्राइंग रूम में ले आई। चाय तैयार थी तो इंतजार किसका था? मैंने हैर से कहा। अब तक चाय ठंडी हो चुकी होगी। नहीं, चायदानी पर टीकूजी चढ़ी हुई है। गजाला से पहले नादरा बोल पड़ी, चाय गर्म होगी। मैं रेडियो पर खबरें सुन रही थी। गजाला ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प प्रोग्राम था। इसमें मुनहमिक होकर चाय लाने का ख्याल ही जहन से निकल गया था। रेडियो पर खबरें, ये शौक कब से हो गया तुम्हें? मैंने हैरत से पूछा। नादरा ने फ्लैट में जरूरत की हर अच्छी चीज सजाई हुई है। मैंने इतना अच्छा ज़ौक़ बहुत कम लोगों में देखा है। गजाला ने बहुत बरजस्तगी से जवाब दिया। मिसेस गनी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जरा चौंकी थी, मगर फौरन ही संभल कर मुस्कुराने लगी। यहाँ के लिए केस्ट प्लेयर खरीदते हुए मैंने ऐसा मॉडल लिया था जिसमें 4 बैंड का रेडियो भी है। घर में दिल बहलाने के लिए ऐसी छोटी छोटी चीजें भी कभी काम आ ही जाती हैं, पर टेलीविजन के बाद लोग रेडियो को बड़ी हद तक भूलते जा रहे हैं, नादरा कह रही थी। गजाला हम दोनों के लिए चाय बनाने के बाद दोबारा सुल्तान शाह के कमरे की तरफ चली गई। उसकी आंखों से झलकती हुई शरारत से मुझे शुबा हो रहा था कि वो कुछ गड़बड़ करने वाली थी। आपकी बीवी बहुत खूबसूरत और सलीकामंद है, नादरा चाय का पहला घूंट लेकर बोली। मैंने तुम्हें पहले ये बता दिया था कि गजाला मेरी बीवी से ज्यादा दोस्त है। तुमने देख लिया कि उस जरूरत से 1 मिनट ज्यादा भी यहाँ नहीं ठहरी। उसे मालूम है कि हम कोई जरूरी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना आम तौर पर बीवियां अपने शौहरों को दूसरी औरतों के साथ अकेला नहीं छोड़ती। मेरे लिए बहुत खुशगवार तजर्बा है। इसमें गजाला के साथ आपकी भी बड़ाई है। औरत जब तक अपने मर्द को अच्छी तरह परख नहीं लेती, जरा भी ढील नहीं देती। नादरा अपने शौहर की रफाकत को तरसी हुई थी। वो इस दोस्ताना फिजा और खुशगवार माहौल में मजीद कुछ देर रुककर मेरे साथ बातें करना चाह रही थी, लेकिन मेरा जहन गजाला में उलझ कर रह गया था। पता नहीं वो सुल्तान शाह के कमरे में खुद ही क्या कर रही थी। जब नादरा को मेरी गायब दिमागी का अंदाजा हुआ तो वो फौरन ही चाय की प्याली खाली कर रवानगी के इरादे से उठ खड़ी हुई। गजाला शायद किसी झुरी से आंख लगाए बैठी थी। मेरे बुलाने से पहले ही वो नादरा को अलविदा कहने के लिए यहाँ मौजूद हुई। हम दोनों उसे लिफ्ट में सवार कराने के बाद फ्लैट में वापस आए तो मैं सीधा सुल्तान शाह के कमरे में जा घुसा। मेरे अंदाजे के बरक्स वहां कोई गैर मामूली बात नहीं थी। सुल्तान शाह एक आरामदेह कुर्सी पर दराज रेडियो की सुई वाली घुंडी मरोड़ रहा था। मुबारक हो, अब तुम नादरा के लिए शहर भर में खुद को ढूंढते फिरोगे। मुझे देखती ही उसने चाह कर कहा, हैरत है कि इस काम के लिए नादरा को इतने बड़े शहर में सिर्फ तुम ही नजर आए हो। तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने उसे इस्तबाह अमेज नजरों से घूरते हुए बरहमी से पूछा। तुम तो यहाँ कमरे में बंद थे, इसकी आवाज यहाँ तक नहीं आ सकती थी। हजरात के अमल से सब कुछ मुमकिन है, वो बेपरवाही से बोला। गजाला मेरे पीछे खड़ी अपना मुंह दबाए हंस रही थी। इन दोनों ने यकीनी तौर पर मेरे साथ कोई मुश्तरका शरारत की थी। सच सा बताओ कि तुमने क्या क्या सुना है? मैंने सुल्तान शाह से कहा। बस रिकॉर्ड करना भूल गए, वरना हमने तुम्हारी पूरी गुफ्तगू लफ्ज ब लफ्ज सुनी है। और इसी की बिना पर मैं कह सकती हूँ कि नादरा की जात में मुझे सलमा का मुस्तकबिल नजर आ रहा है। जहांगीर के लक्षण ना सुधरे तो बेटे के होश संभालने तक वो भी कहीं की हवा खा रहा होगा। मुंह से खराबात मत निकालो, मैंने उसे डांट दिया। नादरा का मियाँ आखिर तक हेरोइन का स्मगलर था। जहांगीर अपने माजी को बहुत दूर दफन कर चुका है। तुम बिला वजह उन दोनों में मुवाजना कर रही हो। गजाला सहम कर खामोश होगी और सुल्तान शाह मुझे चिढ़ाने लगा। आखिर में वो भी तुम पर रुचि जा रही है। मुझे नादरा कहते हैं और ये आप जनाब के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। पता नहीं इन नाकुस अकल औरतों को तुम्हारी जात में सुरखाब के कौन से पर नजर आते हैं। नादरा के कहे हुए अल्फाज उसने उसी के लबल हैजे की नकल करते हुए अदा किए थे। मैंने सुल्तान शाह से केस्ट रिकॉर्ड छीन कर उसके सारे ही फंक्शन आजमा डाले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ सका कि इन दोनों ने हमारी गुफ्तगू कैसे सुन ली। वो दोनों देर तक कभी मुझे जिज करते और कभी मेरे मुदल्लल तजज़िये को सराहते रहे। आखिर मुझसे 200 रुपए का वादा लेकर सुल्तान शाह ड्राइंग रूम में गया। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने दरमियानी मेज पर रखे हुए गुलतान के मसनूई फूलों के दरमियान से एक छोटा सा लाल सिल्की माइक्रोफोन निकाल कर मुझे थमा दिया। तुमने हम दोनों की बातें सुनने के लिए ड्राइंग रूम को बग किया हुआ था? मैंने तेज लहजे में पूछा। बग नहीं, ये मामूली सा FM माइक है, सदर में खुले बंदों मिल जाता है। वो बुखला कर बोला। ये हमने कल खरीदा था, आज इसे आजमाने का ख्याल आया तो मिसेस गनी आई हुई थी। इस माइक के जरिए तुम हमारी आवाज कहाँ सुन रहे थे? अपने कमरे में FM बैंड पर
ट्यूनिंग करके इस माइक के जरिए नशर होने वाली हर आवाज साफ सुनाई देती है। बहुत सस्ता और आम सा नुस्खा है, उसने जल्दी जल्दी बताया। मुझे याद आया कि काफी अरसे पहले मैं खुद भी इस किस्म का माइक इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन ध्यान न देने की वजह से इसका असूल और इस्तेमाल जहन से निकल गया था। मैंने हंसते हुए जेब से 100 के 2 करारे नोट निकाल कर सुल्तान शाह के हाथ पर रख दिया और कहा, ये चीज अच्छी है, लेकिन तुमने इसे गलत जगह लगाया हुआ था। सही जगह तुम बता दो, इसे वहीं पहुंचा दिया जाएगा। मेरा बदला हुआ मूड देखकर उसकी जान में जान आ गई। ये वीरा की बेड साइड टेबल के आसपास होना चाहिए। मैं धीमी आवाज में कहा, अगर वो खुद कलामी करती या गुनगुनाती हो तो उसके मूड वगैरह का इल्म होता रहेगा। मैं कल से अभी तक इसके कमरे में नहीं गया। वो पुरख्याल अंदाज में बुला भी जाता हूँ और मौका पाकर उसे कहीं भी रख दूंगा। हो सकता है कि इसी तरह हम इसके सदमे का सबब मालूम कर सके। इतनी उजलत की जरूरत नहीं, ये काम बाद में भी किया जा सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही बैठ गया। आपने नादरा की कहानी का जो तज्जिया किया है उससे मेरी आंखें खोल दी हैं। गजाला बोली, अमेरिकन नित नए हरबे इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। इनकी पेशकदमी की यही रफ्तार रही तो एक दिन दुनिया के हर खित्ते में इनके इन्फॉर्मर बैठे होंगे जो किसी लालच के बजाय महज अपनी जान या इज्जत के खौफ से इनके मुखबर का किरदार अदा कर रहे होंगे। आने वाले दिनों का यही कुछ नक्शा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल निचली सतह पर आजमाए जाने वाले वो हरबे हैं जिनका तोड़ नहीं किया जा सकता। मैंने तशवीश से कहा, नादरा को आधा यकीन आ चुका है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। फोन पर गैरी हार्ट या चीफ मिलर से बात करने के बाद उसका यकीन पुख्ता भी हो जाएगा, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकेगी। इतनी घटिया गुंडागर्दी का मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं है। नादरा औरत ज़ात और अकेली है, इसकी बहुत सी मजबूरियां हैं। सुल्तान शाह बोला, मगर हम तो पाबंद नहीं है। हमें घर बैठे 2 शिकार मिल रहे हैं, इन्हें भी जल्द अज जल्द दूसरों के पास पहुंचाना चाहिए। ये तो होना ही है। मैंने बेपरवाही से कहा, हमें बस इतनी एहतियात करनी होगी कि शिकार मुकम्मल होने के बाद नादरा पर कोई आंच ना आने पाए। वो पूरे खलूस से मेरी हर बात मानती जा रही थी, लेकिन आप उसे ताउन करने का भरपूर वादा कर चुके। गजाला ने मुझे याद दिलाया, इसे ताउन का नहीं, उसके बच्चे का मुस्तकबिल बचाने का वादा किया है। मैंने गजाला की तुसी की। वो बच्चा भी हेरोइन का शिकार होने वाला है। बेशतर लोग हेरोइन पीकर बर्बाद होते, लेकिन नादरा के शौहर ने हेरोइन बेचकर अपने घराने के लिए बर्बादी खरीद ली है। हेरोइन अपनी राह में आने वाली किसी शख्स को फलाह की तरफ नहीं लेके जाती। जिन हाथों से ये गुजरती है उनमें जिल्लत और इबरत के जौहर थमाती चली जाती है। नादरा और फर्क को हेरोइन के असरात से बचाकर हम एक बड़ा काम करेंगे। मैंने सिर्फ इसी का वादा किया है। गनी मौत का सौदागर है, उसे उसके करतूतों की पूरी सजा मिलनी चाहिए। हेरोइन की हलाकत खेजी की जहत एक नहीं थी। वो नशा एक बला की तरह था जो हर रुख से तबाह कुन वार करता था। मैं इस बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन फिर भी मेरे सामने इसकी हलाकत खेजी के नए नए रूप आते रहते थे। शिंगारा वैली में हड्डियों की खाद पर अफीम की फसल उगाने वाले सुखी थे, ना ही तैयार करने वालों को आज़ादी मुयस्सर थी। इन्हें मुंह मांगे दाम जरूर मिलते थे, लेकिन वो दुश्वार गुजार ठिकानों पर बेगार कैंप में जिंदगी बसर करके अफीम से उसका जहर कशीद करते थे। मेरे सामने नामों और किरदारों की एक तवील फहरिस्त थी जो हेरोइन की भीड़ चढ़ चुके थे। नादरा और फर्क के नाम इस तवील फहरिस्त के दूसरे सिरे पर थे और मैं खुलूसे दिल से उन दोनों को टूट फूट से बचाना चाहता था। माजी के गुनाहों का कफारा ऐसे ही नेकियों से अदा किया जा सकता था। इन दोनों की बर्बादी का पैगाम लाने वालों का फोन नंबर मेरे पास मौजूद था। डायरेक्टरी से नंबर के सारे पते का सुराग लगाना तवील और दिक्कत तलब काम जरूर था, क्योंकि शहर में नामों की तरतीब वाली डायरेक्टरी तवील वक्फों से छापी नहीं गई थी। नंबरों की तरतीब वाली डायरेक्टरी को महकमे के जिम्मेदारान अफसर भूले हुए थे। मैंने फोन उठाकर इंक्वायरी का नंबर मिला। तीसरी कोशिश में नंबर मिल गया। दूसरी तरफ देर तक घंटी बजती रही और मैं सब्र से रिसीवर हाथ में लगाए किसी जवाब का इंतजार करता रहा। मुझे डर था कि मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो शायद रात भर दूसरा राब्ता ना हो सके। आखिर रिसीवर पर एक तेज निस्वानी आवाज सुनाई दी। कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कहने वाले ने क्या कहा, मैंने उसके बरहम होने से पहले ही अपना मुद्दा बयान कर दिया। दूसरी तरफ से मिलने वाला जवाब हौसला शिकन था। नंबर से पता ठिकाना बताना महकमे की पॉलिसी के खिलाफ था। मैं नाम बताकर मतलूबा नंबर ले सकता था। मैंने खुशामद से काम निकालना चाहा, लेकिन वो हर रोज ऐसी हजारों सूखी खुशामदें सुनने की आदि खातून ने मुझे वक्त ज़ाया करने का ना हुक्म देकर फोन बंद कर दिया। मेरी अगली उम्मीद अव्वल खान से वाबस्ता थी। वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए बगैर भी गैरी हार्ट और चीफ मिलर की कायमगाह का मुकम्मल पता ठिकाना मालूम कर सकता था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो वो 7:15 बजा रही थी। इख्तियारात से महरूमी के बाद अव्वल खान ने दफ्तरी औकात कार की पाबंदी शुरू कर दी थी और वक्ती दफ्तरी मसरूफियात के बजाय 5 बजे वहां से उठने लगा था। अगर उसे दफ्तर से उठकर हमारी तरफ आना होता तो उसे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मैंने सोचा शायद वो अपने घर की तरफ निकल गया होगा। मैंने उसके घर का नंबर मिलाने का इरादा किया ही था कि वो पूरी इसरार अंदाज में आ पहुंचा। उसने डोरबेल बजाने के बजाय दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तकें दी और अंदर आने के बाद उसका जवाब ये बताया कि वो बहुत राजदारी के साथ इधर आया था और गैर जरूरी तौर पर लोगों की नजरों में आने से बचना चाह रहा था। मैंने उसकी वजाहत को ज्यादा अहमियत नहीं दी,
हम चारों ही कानून से रिपोशी की जिंदगी गुजारे थे। अगर उसने हमसे मेल जोल में एहतियात बरतने का फैसला किया था तो ये उससे ज्यादा हमारे हक में बेहतर था। वो अंदर आने के बाद अपनी पतलून की दोनों जेबों में हाथ डाले खड़ा था। उसके रवैये से उजरत और बेचैनी मुतरशिह थी। मैंने उसे बैठने की पेशकश की तो उसने इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी आमद से मायूस होकर तुम्हारे घर फोन करने वाला था। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम बैठने से भी इनकार कर रहे हो। मैंने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, नहीं डैनी, अब मैं तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकूंगा। उसने मुतासफाना लहजे में कहा, खेल अब मेरी ग्रिड से निकल चुका है। बात बहुत ऊपर तक चली गई है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी इस फ्लैट को भूल जाऊं। मुझे तुम्हारी गिरफ्तारी के अहकामात मिल चुके हैं। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सुबह से इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ था, वरना अखबार देखने के बाद तुमसे जरूर राब्ता करता। रास अल्मेडा की आमद ने मामलात को बुरी तरह उलझा दिया। इस वक्त भी CIA का गैरी हार्ट इस्लामाबाद में हमारे वजारत दाखिला के सर पर सवार है। उसके मातहत इंस्पेक्टर चीफ मलर ने कराची में होम डिपार्टमेंट को हिलाया हुआ है। वो हर कीमत पर तुम्हें बेदस्तो पा देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से हालात ने मुझे तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है। मेरे लिए फर्ज और दोस्ती का ये इम्तिहान बहुत कठिन है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरियों को समझ रहोगे। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, मगर अपने फर्ज से भी मुंह नहीं मोड़ सकता। उसकी जुबान से गैरी हार्ट और चीफ मिलर के नाम सुनकर मुझे हैरत हुई थी, जो उसकी आखिरी फिक्रों पर सदमे में बदल गई। और मैंने बेयकीनी से पूछा, मैं खुद CIA कि इन दो बदमाशों के फिराक में था, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। क्या तुम वाकई मुझे गिरफ्तार करने आए हो? उसने बढ़कर मजबूती से अपना दाहिना हाथ मेरे शाने पर रख दिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने तुम्हें अपना दोस्त और मोहसन कहा है। अपने मोहसन पर वही हाथ उठाता है जिसके नुत्फे में फर्क होता है। मैं अपने नाम को बटा नहीं लगाऊंगा। मैंने कह दिया है कि मैं इस फ्लैट को भूल जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ रपोश हो। तुम्हारे लिए मैं इस वक्त यही कुछ कर सकता हूँ और करूंगा। मैंने एक झटके से उसे अपने बाजुओं में भींच कर सीने से लगा लिया। दो फुलादी छातियों के तसादुम की धमक बाआवाज थी, मगर अव्वल खान कसमसा कर मेरे बाजुओं से निकल गया और आहिस्ता से बोला, दुश्मन गले नहीं मिला करते। इस वक्त मैं STF का कमांडर अव्वल खान हूँ और तुम एक मफरूर मुल्जिम। हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। CIA वालों के लिए तुम जो कर सकती हो जल्द अज जल्द करो। तुम्हारे पास वक्त कम है। इनकी रस्सी दराज रही तो वो तुम्हें फांसी लगवा देंगे। मेरे पास उनका सुराग है, मगर सिर्फ फोन नंबर से उनके घर का खोज निकालना मुश्किल होगा। मैं तुम्हारी मदद की आस लिए बैठा था, लेकिन अब शायद मुझे खुद ही कुछ करना होगा। हाँ, फिलहाल मुझे भूल जाओ। मेरे इख्तियारात बहाल हो चुके हैं और इन्हें पूरी कुव्वत से तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने का फरमान जारी हो चुका है। मैं ये बातें फोन पर नहीं बता सकता था, इसलिए जबरदस्त खतरा मोल लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। जिंदगी रही और कभी हालात साजगार हुए तो फिर मुलाकात होगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो मुड़ा और नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। वाकयात हैरतनाक सुराग से रुनमा हो रहे थे। नादरा की आमद से पहले ही गैरी हार्ट और चीफ मिलर के नामों तक से ना आशना था मैं, और सारी बाजी रास अल्मेडा या एलन की जात पर मरकूज नजर आ रही थी। गैरी और चीफ पसे मंजर में थे और अपने वसाइल के जरिए मुझ तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे तसादुम में रास अल्मेडा के जख्मी होते ही हर तरफ भूचाल सा आ गया था। CIA के दोनों आला अफसरान खुलकर मैदान में आ गए थे। उनके दबाव के नतीजे में STF ने मेरी सरगर्मियों से रुपोशी के रवैये पर नजरसानी करके अव्वल खान को मेरी गिरफ्तारी पर मामूर कर दिया था। अव्वल खान फर्ज और दोस्ती के इस नाजुक तुराहे पर दोस्ती का हक अदा करते हुए मुझे यह इशारा दे गया था कि मैं गैरी हार्ट और चीफ मिलर को लगाम दिए बगैर बढ़ते हुए खतरात पर काबू पाने का कोई इम्कान नहीं पा सकता था। वो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। मैंने वक्त गुजारने के बजाय उसी वक्त अपने फैसला कुन चाल चलने का फैसला कर लिया। अव्वल खान की फराहम की हुई मालूमात के मुताबिक CIA का असिस्टेंट डायरेक्टर गैरी हार्ट इस्लामाबाद में वजारत दाखिला वालों के सर पर सवार था। इन लोगों ने अपने तौर पर हकायक का जो खाका तरतीब दिया था, इसमें मरकजी किरदार मुझे तसव्वुर किया गया था। यह समझना दुश्वार नहीं था कि मेरे बारे में STF वालों ने मुफाहमाना रवैया तर्क करके मानदाना रविश क्यों इख्तियार की थी। STF सरकारी डिसिप्लिन के तहत काम करने वाली कोई रवायती इदारा नहीं था जो किसी आला अफसर की सिफारिश पर अपनी कारकर्दगी के पैमाने बदलता रहता है। इसका वजूद रिकॉर्ड में हर चंद के था, मगर नहीं था। STF के बारे में गैरी हार्ट ठोस सबूत के बगैर जुबान नहीं खोल सकता था। बैनुल-अक़वामी और सफारती सतह पर ऐसी इल्जाम तराशी संगीन नताइज पैदा कर सकती थी। कोई भी हुकूमत ये इल्जाम आसानी से तस्लीम नहीं कर सकती थी कि वो अपने आइन और कानून से मुआवरा किसी नीम अस्करी तंजीम से कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का काम ले रही थी। मेरे लिए वो बिल्कुल साफ और सीधी बात थी। अमेरिका से ताकत का घमंड और बदमाशी का जोम लेकर आने वाले मुतअद्दिद साज़िशी एहलकार यके बाद दिगरे मौत के घाट उतार दिए गए थे। इनकी जहरनाक असलियत से जो लोग बाखबर थे वो मंजर-ए-आम पर आने या अपनी जुबान खोलने की पोजीशन में नहीं थे। इस मजबूरी के नतीजे में इन तमाम वारदातों को प्रेस के बेखबर हल्कों ने नादानिस्ता तौर पर मासूम और बेगुनाह गैर मुल्कियों के सफाकाना कत्ल से ताबीर किया था और बात गैरी हार्ट के हक में जाती थी। अपने मुतअद्दिद हम वतनों के मुश्तबा कातिल की गिरफ्तारी के लिए वो जायज हदूद में रहते हुए भी अमनो अमान के आला तरीन जिम्मेदारों पर काबिल बर्दाश्त दबाव डाल सकता था, और शायद ऐसे ही दबाव के नतीजे में ऊपर की सतह पर ऐसे फैसले किए गए थे जो STF पर असरअंदाज हुए थे। मेरी रिपोर्ट और अव्वल खान की पेशा वराना मजबूरियों की वजह से
मैदान में कोई ऐसा फर्द नहीं था जो गैरी हार्ट के मजलूमियत के दावों को बाकरार देकर पूरी कहानी के सरबस्ता राजों को बेनकाब कर सके। गैरी हार्ट और उसके ताकतवर पुष्पनाहों के साथ सुरखरुई हासिल करने के लिए चंद बड़ों ने एसटीएफ की पुरस्कार और नाकाबिले शिकस्त कुव्वत को मेरी बेखुनी के लिए इस्तेमाल करने का तकलीफ ने फैसला किया था। मैंने कभी किसी सरकारी अफसर के सामने अपनी कामयाबियों के गुण गाए थे, न कभी मंजर आम पर आया था। दुश्मनों की औलनाक रेशा दवानियों पर इजहार ख्याल भी नहीं किया था, मगर मुझे यकीन था कि मुल्की मफादात, सालमियत और बका के लिए मैंने मौत के सौदागरों से लेकर पेशावर तकरीबकारों तक का कामयाबी से मुकाबला किया था, और जिस तरह इनके दांत खट्टे कर दिए थे इससे बड़े मुतलका अफसर बखूबी वाकिफ थे। इन खिदमात के सिले में अव्वल खान को मेरे पीछे लगाकर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। गैरी हार्ट इस्लामाबाद में मेरे खिलाफ जहर अफशानी कर रहा था। इंस्पेक्टर चीफ मिलर कराची में बैठकर अमली इकदामात का गहरी नजरों से मुशाहिदा कर रहा था। मेरे खिलाफ खुलने वाले नए महाज के असल मुहर्रिकात वो दोनों थे। शायद उनके लिए रास अलमेडा का दर्जा बहुत बुलंद था। वो मुतअस्सब और नस्ल परस्त यहूदी अरबपति अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए शायद अपने पैसे और रसूख के सहारे मुक्तदिर तबकों में अपने हमदर्दों का वसी हल्का पैदा कर चुका था। इसी वजह से CIA के 2 अहम अफसरान उसके घायल होने पर तड़प उठे थे। जब तक ये बात सामने नहीं आई थी कि मेरी सरकोबी की मुहिम और रहनुमाई के लिए रास अलमेडा के साथ CIA के आला अफसरान भी कराची पहुंचे हुए, मैं ये सोच कर परेशान होता रहता था कि चिगा सराय से पेशावर तक के सफर में पस्त ज़हन नजर आने वाला एलन समरियाल किस तरह पै दर पै जारहाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा था। वो 3 नाम सामने आने के बाद मामलात बड़ी हद तक वाज़ेह हो गए थे। बज़ाहिर एलन ही इन कार्रवाइयों का रूह रवान नजर आ रहा था, लेकिन इन मंसूबों पर आला दिमाग काम कर रहे थे। मुझे एहसास हो रहा था कि पिछली सहनफरी तकून के मुकाबले में इन दोनों की ज़हनी सतह बहुत बुलंद थी। रास अलमेडा कोई पेशावर मुजरिम नहीं था, वो एक चालाक और कामयाब कारोबारी इंसान था। उसका माजी कुछ भी रहा, उसके बारे में खुफिया इतलात ये थी कि उसने अपनी कारोबारी सूझबूझ और फैसला करने की बेहतरीन सलाहियतों की बिना पर बेअंदाजा दौलत कमाई थी, और फिर इस दौलत को ऐसे मुआशी और माशारती मोहरों पर सरमायाकारी की थी जो उसके असासों को हैरतनाक सुरात से बढ़ने में मदद दे रहे थे। ये दीगर बात थी कि दुनिया के हर कामयाब और बड़े इंसान की कामयाबी या इसमें कमजोरी थी कि वो इंतहाई मुतअस्सब नस्ल परस्त था। अपना सब कुछ दाव पर लगाकर यहूदी कौम के मफादात का परचम सरबुलंद करना चाहता था। इसके बरक्स पिछली बार जिम क्लार्क आया था। वो जराइम की दुनिया का एक नामवर शख्स था। जब व्हाइट हाउस के बाहर शी के सरबराह जिमी लाइट को किसी नामालूम कातिल ने बेआवाज गोली का निशाना बना के मौत के घाट उतार दिया था, तो जिम क्लार्क को इसका जानशी मुकर्रर कर दिया गया था। जराइम की दुनिया में कोई कितना ही नामवर और कामयाब हो, यह बात तय है कि वो कभी भी इस बुलंदी को नहीं छू सकता जो एक हौसलामंद और बेबाक कारोबारी शख्स को हासिल होती है। इस तरह जिम क्लार्क के साथ आने वाले विलियम और राजर नामी सरकारी मुहाफिज भी बहुत ज्यादा ज़हीन और फतीन नहीं थे। हमने जरा सी होशियारी से काम लेकर उन्हें उनके मकामी मददगारों समेत बहुत आसानी से फना के घाट उतार दिया था, मगर इस बार मामलात बहुत मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। गैरी हार्ट और जेफ मिलर अपनी जाती सलाहियतों से काम लेने के साथ साथ अपनी हैसियत को मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल करना भी जानते थे। वो दोनों मेरे खिलाफ हर महाज पर सरगर्मी दिखा रहे थे। इंतहा ये थी कि STF भी उनके दबाव का बिलवास्ता निशाना बन गई थी, लेकिन कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं था कि इनके मुहज्जब और जमहूरी मुल्क में शी जैसी औदनाक और तबाहकुन मुजरमाना तंजीम किस कानून या आइन की किस शिक के तहत परवान चढ़ाई जा रही थी। रास अलमेडा की डिविड स्टार्स अमेरिका के किन कवानीन के तहत काम कर रही थी। गालिबन दुनिया के बेशतर बड़े और छोटे ममालिक में अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून से मुआवरा खुफिया तंजीमें काम कर रही थी, जहाँ हुकूमतों के कानूनी वसाइल बिगड़े हुए मामलात पर काबू पाने में नाकाम हो जाते थे। वहाँ ऐसे खुफिया इदारे फाल और मुतहरक हो जाते थे और बहुत आसानी से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते थे। बज़ाहिर हर तरफ से ऐसे हादसात की मजम्मत की जाती थी। इन हादसात को यकीनी बनाने वाले भी इनकी मुलामत में पेश रहकर अपने गहरे रंज व अलम का इजहार करते थे, और यूं हुकूमतें किसी पुरपेच रद्दअमल का सामना किए बगैर अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लेती थी और कहीं कोई गुलगुला बर्पा नहीं होता था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों के मुआंदाना रवैये की वजह से STF गुमनामी की गहरी धुन से बाहर निकलती नजर आ रही थी। इसके आज़ाद और खुद मुख्तार मगर बहुत ज्यादा महब वतन अहलकारों पर पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो सकता था। इस वक्त इस सिलसिले की इब्तदा हुई थी। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो कहाँ जाकर रुकेगा। मेरे तनिस में इस बेजा गैर मुल्की मदाखलत का एक ही तोड़ हमारे सामने रह गया था। जो लोग बेबसी और मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर इस कानूनी साजिश के सरखेल बने हुए थे, इन्हें मंजरेआम से हटा दिया जाता। वो सिर्फ 3 अफराद थे। इनमें से रास अलमेडा मंजरेआम पर नहीं था। वो राडनी आर्क के मफरूजा नाम से मुजरमाना अंदाज में हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा था।
अगर उसे रासल मैडा की हैसियत से बेनकाब करके बेदर्दी से ज़िबा कर दिया जाता तो उसके हमदर्द और दमसाज भी उसके कत्ल पर एहतजाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें यह जवाब देना मुश्किल हो जाता कि इमिग्रेशन के रिकॉर्ड पर कोई इंदराज न होने के बावजूद रासल मैडा पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुआ, वो वहां क्या कर रहा था, उसके क्या अज़ाइम थे और मकामी तौर पर इसे किन अनासिर का ताउन हासिल था। रासल मैडा का कत्ल आसान था, लेकिन उस छुपे हुए शैतान का सुराग लगाना बहुत मुश्किल काम था। जख्मी होने के बावजूद वो अस्पताल में नहीं था, जहां जबरदस्त कलाबंदी के साथ तसादुम और धमाके के जख्मियों को जेर इलाज रखा गया था। जख्मी हालत में उसके फरार होने से यह बात सामने आ रही थी कि शहर में एलन, पीटर और बदरू दादा के अलावा भी उसके हमदर्द मौजूद थे। रासल मैडा के बरक्स गैरी हार्ट और जिफ मिलर का मामला निस्बतन सहल था। इनकी किस्मत की खराबी थी कि नादरा या मिसेस खानी ने इन दोनों सरकारी बदमाशों के सिलसिले में मुझ ही से मशवरा किया था। अगर नादरा मेरे साथ ताउन करने पर आमादा हो जाती तो पांसा पलट सकता था और वही मेरी फैसला कुन चाल होती।